हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल रस्तोगी कोचिंग में। तो आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 8 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो पिछले भाग में अभ्यास 8 में हम लोग पढ़े थे वैद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या होते हैं, वैद्युत चुम्बकीय तरंगे की क्या विशेषताएं होती हैं, वैद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, यह कल के वीडियो में बताया गया था। यदि कल वाला वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जा करके उस भाग का वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल का समीकरण क्या होता है, मैक्सवेल ने कितने समीकरण बनाए थे, आज जो है इस वीडियो में बताया जाएगा। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लीजिए, मैक्सवेल का समीकरण। मैक्सवेल का समीकरण। मैक्सवेल का समीकरण किस पर आधारित होता है? तो याद रखिएगा, मैक्सवेल का जो समीकरण है वह वैद्युत पर भी और चुंबक पर भी, वैद्युत तथा चुंबक तत्व पर क्या होता है, आधारित होता है। तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट करते भी चलिएगा। अब यहाँ पे लिख लेंगे कि मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबक तत्व के आधारभूत नियम को गणितीय रूप दिया। इसी को क्या कहा जाता है, मैक्सवेल का समीकरण कहा जाता है। तो यहाँ इसका उत्तर लिख लीजिए, मैक्सवेल के समीकरण को क्या है, मैक्सवेल ने विद्युत तथा चुंबक तत्व के आधारभूत, चुंबक तत्व के आधारभूत नियम को गणितीय रूप दिया। इन्हें लिखेंगे, इन्हें मैक्सवेल का समीकरण कहते हैं। मैक्सवेल का क्या कहते हैं, समीकरण कहते हैं। कितना आसान है। मैक्सवेल ने क्या किए थे, विद्युत तथा चुंबक तत्व के आधारभूत नियम को किस में बदले थे, गणितीय रूप दिया। इन्हें मैक्सवेल का समीकरण कहते हैं। इस समीकरण के आधार पर ध्यान दीजिएगा, जो समीकरण बना है लिखेंगे, इस समीकरण के आधार पर, इस समीकरण के आधार पर मैक्सवेल, आधार पर क्या किए थे, मैक्सवेल वैद्युत चुंबकीय, अब देखिए वैद्युत भी है और चुंबक भी है, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों की भविष्यवाणी की थी, तरंगों की भविष्यवाणी की थी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि वैद्युत चुम्बकीय तरंगों का भविष्यवाणी किसने की थी? तो वैद्युत चुम्बकीय तरंगों के जो भविष्यवाणी की थी वो मैक्सवेल ने की थी। तो इसे अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट जरूर कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल का प्रथम समीकरण क्या होता है और प्रथम समीकरण किसके नियम पर आधारित होता है। तो याद रखिएगा, विद्युत का जो गॉस का नियम, गॉस का मतलब गाउस का भी नियम कहा जाता है, तो गॉस का नियम जो बना उसी को जो है मैक्सवेल का प्रथम समीकरण भी कहा जाता है। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे विद्युत का गॉस का नियम। अब गॉस का नियम क्या है,
अब इसको भी हम लोग रिवीजन कर लेंगे। और इनका जो है जो गॉस का नियम बना वो मैक्सवेल का क्या बन गया, प्रथम समीकरण बन गया। तो विद्युत का गॉस समीकरण, गॉस समीकरण बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपको सभी परिभाषा क्या होगा, याद हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है गॉस का नियम क्या है, बहुत ही क्या है, आसान है। कैसे लिखेंगे, बस अगर सूत्र आपको याद रहेगा तो इसकी परिभाषा को क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हैं। तो पहले लिख लेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार मतलब किनके नियम के अनुसार, गॉस के नियम के अनुसार इन्होंने क्या बताए थे, तो बताए थे किसी बंद पृष्ठ से बंद चुंबकीय फलक से घिरे नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन गुना होता है। तो यहाँ लिख लेंगे इसके इनकी नियम क्या है, तो किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से बंद वैद्युत फ्लक्स, बंद वैद्युत फ्लक्स द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है, तो ध्यान दें, किसी बंद पृष्ठ से बंद वैद्युत फ्लक्स द्वारा घिरे नेट आवेश का 1/एप्सिलॉन 0 गुना होता है। यहाँ से जो है डबल इन्वर्टेड कामा को क्या कर देंगे, 1। विद्युत का गॉस का नियम कहलाता है, या विद्युत का गॉस समीकरण कहलाता है। अब जो ये लिखा गया है, अब इसका प्रतीक क्या होता है, तो अब यहाँ अर्थात लिख लीजिएगा और अर्थात के नीचे जो है कामा दीजिएगा। अब यहाँ पे जो है क्या है, इसको लिखेंगे समाकलन इसको बोलते हैं, और इसको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसको कहेंगे dA बराबर होता है Q गुणे 1/एप्सिलॉन 0। इसका पूरा का नाम अगर पूछा जाए तो कहेंगे वैद्युत फ्लक्स का सूत्र है। किसका है, वैद्युत फ्लक्स का जो है सूत्र है। इसके स्थान पर फाई ई भी लिखा जा सकता है। क्या लिख सकते हैं, फाई ई लिख सकते हैं, क्योंकि फाई ई का यह सूत्र है। आप लोग पढ़े होंगे, अगर गाउस का नियम आप लोग को याद होगा तो ये देखिएगा, गाउस का नियम में बताया गया होगा कि ये पूरा सूत्र किसका है, फाई ई का सूत्र है। और यहाँ देखिए 1/एप्सिलॉन 0 गुना है, किसके, आवेश के 1/एप्सिलॉन 0 गुना है। अब यहाँ क्यू में 1 का गुणा कर लेंगे तो क्या बनेगा, क्यू बटा क्या बना, एप्सिलॉन 0 हो जाएगा। तो यह जो बना, यह किसका समीकरण बन गया, यही मैक्सवेल का क्या हो गया, प्रथम समीकरण भी कहा जाता है। मतलब इस सूत्र को मैक्सवेल का प्रथम समीकरण भी कहते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे, जहाँ इसका प्रतीक का नाम भी लिख लीजिए, जहाँ ई का अगर नाम पूछेंगे, ई का क्या नाम है, तो कहेंगे ई का नाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। क्या लिखेंगे, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई का नाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और यहाँ dA का क्या नाम है, तो dA का नाम जो है तल का क्षेत्रफल। क्या नाम है, तल का क्षेत्रफल। लिख लेंगे तल का क्षेत्रफल,
और जो है एक क्यू का नाम क्या है, तो जानते होंगे क्यू का नाम आवेश होता है। और जो है अपसाइलम जीरो का नाम क्या है, अगर लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। अपसाइलम जीरो का नाम है निर्वात में वैद्युतशीलता। क्या नाम है? निर्वात में वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। तो यह जो समीकरण बना, ये किनका समीकरण बन गया, तो नीचे लिख लेंगे यही मैक्सवेल का, यही मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है। मैक्सवेल का क्या हो गया? प्रथम समीकरण है। तो मैक्सवेल का प्रथम समीकरण समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरा जो है चुंबक तत्व का जो है गॉस का नियम। ये विद्युत का गॉस का नियम था, तो अब हम लोग पढ़ेंगे चुंबक तत्व का गॉस का नियम। चुंबक तत्व का गॉस का नियम। अब चुंबक तत्व का गॉस का नियम क्या है, और इस नियम को जो है मैक्सवेल का क्या कहा गया? द्वितीय समीकरण भी कहा गया। तो अब इसमें लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, नियम के अनुसार अब इस नियम के अनुसार क्या है? किसी बंद पृष्ठ से बंद चुंबकीय फ्लक्स सदैव क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य। तो यहाँ परिभाषा जो नियम को पहले लिख लिया जाए। किसी बंद पृष्ठ या बद्ध भी लिख सकते हैं या बंद भी लिख सकते हैं। किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, क्या लिखेंगे? चुंबकीय फ्लक्स। इसके पहले वैद्युत फ्लक्स था, अब क्या हो गया? चुंबकीय फ्लक्स। कहेंगे चुंबकीय फ्लक्स सदैव शून्य होता है। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? सदैव शून्य होता है। डबल इन्वर्टेड कामा को क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। और यहाँ क्या लिखेंगे? चुंबक तत्व का गॉस का प्रथम समीकरण कहते हैं। चुंबक तत्व का गॉस का नियम लिख सकते हैं। गॉस का नियम कहते हैं। तो परिभाषा को आप सभी विद्यार्थी जरूर अपने कॉपी में क्या कीजिए? नोट करते चलिए। अब यहाँ पे जो है जो ये लिखा गया है इसका मतलब क्या है, तो यहाँ अर्थात लिखेंगे और यहाँ पे जो है परिभाषा जो ये बनाया गया है इसका प्रतीक लिख लेंगे। तो क्या लिखा है? किसी बंद पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स। अब चुंबकीय फ्लक्स को किसे दिखाते हैं? तो चुंबकीय फ्लक्स को जानते होंगे फाई से दिखाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बी, वेक्टर बी होता है और यहाँ डी ए होता है और किसके बराबर है? 0 के बराबर हो गया। तो ये पूरा सूत्र किसका है? चुंबकीय फ्लक्स का सूत्र। ये किसका सूत्र है? चुंबकीय फ्लक्स का मान क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। यही क्या हो जाएगा? चुंबक तत्व का गॉस का नियम कहा जाता है। और इस नियम को जो है मैक्सवेल का क्या कहा गया? द्वितीय समीकरण कहा गया। अगर बी का नाम पूछा जाए तो कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र है और ए का नाम क्या है? क्षेत्रफल है। और नीचे लिख देंगे यही मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है। मैक्सवेल का कौन समीकरण है? द्वितीय समीकरण है। बहुत आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, आपको याद हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा कि मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण कौन सा है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैक्सवेल का तृतीय समीकरण किनके नियम पर आधारित होता है। तो अब यहाँ पर हेडिंग नोट कर लेंगे, वैद्युत
चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम तो फैराडे का नियम अगर पढ़ा जाएगा तो यही जो है मैक्सवेल का तृतीय समीकरण हो जाएगा। तो वैद्युत चुंबकीय प्रेरण का फैराडे का नियम ये भी बताया जा चुका है कि फैराडे का नियम क्या और फैराडे ने कितने नियम बनाए थे। तो अब यहाँ पे लिख लेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार। अब डबल इन्वर्टेड कामा में लिखेंगे। अब इनका नियम क्या होता है तो आप लोग पढ़े होंगे, किसी बंद परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स के परिवर्तन दर के ऋणात्मक के क्या होता है बराबर होता है। आप लोग पढ़े होंगे, नहीं याद होगा तो इस नियम को याद कर लीजिए। क्या कहेंगे, किसी बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में या किसी बद्ध परिपथ लिख दीजिए, किसी बद्ध परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल यहाँ कामा दे दीजिएगा। प्रेरित वैद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के ऋणात्मक दर के बराबर होता है, खड़ी पाई। और यहाँ ही डबल इन्वर्टेड कामा को क्या करेंगे बंद। क्या है, किसी बंद परिपथ में प्रेरित वैद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन दर के ऋणात्मक दर के क्या है बराबर होता है। जैसे यहाँ पर जो है अर्थात लिख सकते हैं, और अर्थात जब लिखेंगे तब आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो है ई का नाम आप लोग जानते होंगे, प्रेरित वैद्युत वाहक बल है, माइनस हो गया डी फाई बटा क्या होता है डी टी। तो इसका नाम हो गया चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन दर के ऋणात्मक माइनस को क्या कहता है ऋणात्मक कहा जाता है, ऋणात्मक के क्या होता है बराबर होता है। तो यह सूत्र से आप लोग को समझ में आ गया होगा कि फैराडे का क्या नियम है। फैराडे का जो है द्वितीय नियम बताया गया था, ई बराबर माइनस डी फाई बटा क्या होता है डी टी होता है। तो यही जो समीकरण बना इसको लिख लेंगे, यही मैक्सवेल का कौन समीकरण होगा, यही मैक्सवेल का तृतीय समीकरण है, तृतीय समीकरण है। कितना आसान है, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण होगा। किनका नियम, फैराडे का जो नियम है यही मैक्सवेल का जो है तृतीय समीकरण है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे लास्ट जो है मैक्सवेल का जो है चतुर्थ समीकरण क्या होता है। तो एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम, ये बहुत ही आईएमपी है, हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम क्या है, या एम्पियर का परिपथी नियम पूछा जाता है। तो यह हेडिंग को नोट कर लीजिए। अगला एम्पियर मैक्सवेल परिपथीय नियम, यह जो नियम है कई बार की परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इस नियम को आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम। अब एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम क्या है,
तो ये भी उत्तर बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा ध्यान देंगे आपको याद होगा। तो यहाँ लिखेंगे इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, और यहाँ जो है डबल इन्वर्टेड कामा लिखेंगे। किसी बंद, क्या लिखेंगे, किसी बंद परिपथ की सीमा, किसी बंद क्या लिखेंगे, परिपथ की सीमा, के अनुदिश, सीमा के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग का म्यू सी, ध्यान दीजिएगा, म्यू सी गुना होता है, म्यू सी गुना होता है, डबल इन्वर्टेड कामा बंद कर दीजिएगा, और एम्पियर मैक्सवेल परिपथी का नियम कहलाता है। एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम कहलाता है। एम्पियर मैक्सवेल परिपथी नियम कहलाता है। अब ये थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, लेकिन आपको बहुत ही क्या है, आसान है। अब कैसे बोलेंगे, यहाँ से इसका सूत्र से जब याद हो जाएगा तो आपको सूत्र जब याद रखेंगे तो इसकी परिभाषा को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर समाकलन b और यहाँ पर b और यहाँ dl, इसको रेखीय समाकलन बोलते हैं। मैंने चुंबकीय क्षेत्र का क्या कहेंगे, रेखीय समाकलन इसका नाम हो गया। और यहाँ लिखेंगे म्यू, और यहाँ लिखेंगे म्यू जीरो है, ध्यान दीजिएगा ये म्यू जीरो है, म्यू सी नहीं, म्यू जीरो होता है। और यहाँ लिखेंगे इसका हो जाएगा आई सी, और यहाँ लिखेंगे आई डी। अब जो यह सूत्र बना है यही क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का परिपथी नियम है। अब कैसे इसको बोलना है, अब इसको सीखेंगे। जैसे इसका नाम क्या बताया गया, तो इसका नाम है किसी बंद परिपथ के सीमा के अनुदिश चुंबकीय, बी का नाम चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, ये समाकलन का चिन्ह है, और इसको रेखीय समाकलन चालन धारा आईसी, चालन धारा तथा विस्थापन धारा के योग माने जोड़ को क्या कहते हैं, योग कितने गुना है, म्यू जीरो गुना होता है। एम्पियर का मैक्सवेल का परिपथी नियम कहलाता है। मतलब इसका जो उत्तर ये लिखा गया है सेम इसी में छिपा हुआ है, बस बनाना सीखना है। कैसे बोलेंगे, अगर छोटा बोलना चाहते हैं तो ऐसे बोल सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन, उसके क्या है, चालन धारा विस्थापन धारा के योग म्यू जीरो गुना होता है, बस इसी में छिपा है। तो इसे आप लोग क्या कीजिएगा, 2 बार 3 बार बोलिएगा तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। अब यहाँ आईसी का नाम अगर याद करेंगे तो कहेंगे चालन धारा, आईसी का नाम क्या है, चालन धारा नाम है। और आईडी का नाम अगर पूछा जाए, आईडी का नाम क्या है, तो कहेंगे विस्थापन धारा,
विस्थापन धारा। अब चालन धारा विस्थापन धारा क्या होता है, यह जो है कल की वीडियो में बताया जाएगा। और ये जो समीकरण बना, यही समीकरण को क्या कहेंगे, यही मैक्सवेल का कौन समीकरण होगा, मैक्सवेल का चतुर्थ समीकरण होगा, चतुर्थ समीकरण है। कितना आसान है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना था। तो ये 4 समीकरण जो है मैक्सवेल का आज जो है इस वीडियो में बताया गया। तो आज का वीडियो कैसा था, आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो आज का पढ़ाई जो है इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।